ध्रुव अग्रवाल ने किया वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार का खुलासा। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली वक्फ बोर्ड और उसके चेयरमैन अमानुल्लाह खान द्वारा एमसीडी और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन की लूट और अतिक्रमण जैसे गंभीर मुद्दों को देश की जनता के सामने लाने के लिए प्रेस वार्ता में सम्मिलित होकर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाएं। सर, मैं आपका पहले परिचय जानना चाहूँगी। हाँ, मैं ध्रुव अग्रवाल हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं इंग्लैंड से भी कोर्स किया, अमेरिका से भी किया है। मेरी करीब 100 किताबें हैं। तो मैंने आज से 25 साल पहले क्रूसेड इंडिया, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, विध्वंसकारी और भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध धर्म युद्ध, शेपिंग ऑफ इंडिया, आवर ड्रीम, फॉरगॉटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इन शैम्बल्स, ओनली द जुडिशरी कैन सेव द कंट्री, इस तरह का आंदोलन किया। लेकिन मैंने देखा ना संविधान ना जुडिशरी कुछ कर सकते हैं यहाँ का पूरा जनमानस। अच्छा, मीडिया। मेरा क्वेश्चन ये है, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ रखी है आपने, जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्या लगा कि आपको मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए? क्यों लगा? क्या ऐसा कारण था? ऐसा है कि हम लोग करीब 125 IAS अफसर और बहुत सारे कम से कम 5 लाख लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, केवल वक्फ बोर्ड के लिए नहीं, जो भी चीज़ें जहाँ भ्रष्टाचार है, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त, जो जहाँ है, तो उसके अलावा जो जगह खाली पड़ी है, जो भारत का रिसोर्सेज खाली पड़ा है, चाहे वो सरकारी है, जैसे बहुत सारे मसाला पार्क बनाए, बहुत सारी गौशालाएं बनाई, बहुत सारी सरकारों ने फैक्ट्रियां बनाई लेकिन बंद हो गई, बहुत सारे कॉलेजेस बनाए। रायबरेली के अंदर जब राजीव गांधी थे, रेलवे के कारखाने के लिए हजारों करोड़ एकड़ ज़मीन ली गई। तो इस पे एक पूरी मुहिम चल रही है कि भारत को कैसे समृद्ध बनाया जाए। इसके लिए हम रिलीजियस बेस्ड इंस्टीट्यूशन, कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा एजुकेशनल बेस्ड इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा असरकारी आंदोलन है, अल्टरनेटिव प्लानिंग कमीशन है। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, खास तौर पर आपने वक्फ बोर्ड के में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए रखी कि क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद परिषद का भी सदस्य हूँ। मैंने देखा कि 1991 से और उसके बाद में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, हर जगह झगड़े चल रहे हैं। इतने कम से कम हजारों केस वक्फ बोर्ड के झगड़े के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, तमिलनाडु के अंदर पड़े हुए हैं। अभी हाल ही में माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे, चाहे वो सिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उस पर भी CBI लगाई। यहाँ अमानुल्लाह खान है, 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ने भी, जब उन्होंने अवैध भर्ती की इसके अंदर और उसके बाद में इस अवैध तरीके से इसकी जगह बेचने की कोशिश की। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर शहर में 5.5 लाख गांव और 600 ब्लॉक के अंदर हर जगह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और हर जगह उस पर अतिक्रमण हो रहा है और जो पदाधिकारी हैं वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारों ने, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मंत्रियों ने बातें उठाई, FIR भी हुई, यहाँ भी अमानुल्लाह खान पे FIR हुई है। वहाँ ऐसे कोई सरकारी जो सत्ता में है सरकार के, क्या वो ऐसे बेच सकता है सर? ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ऐसा होता है जैसे ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो हिंदुओं में ट्रस्ट होता है, यहाँ मुस्लिमों में वक्फ होता है। इसकी संपत्ति कोई बेच नहीं सकता, उसके बावजूद अवैध तरीके से बेची जा रही है, क्योंकि जनता को बताना जरूरी है ना। हाँ, ये जनता। तो ये क्या है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप उद्देश्य जानते हैं कि इतने मुस्लिम भी बुद्धिजीवी हैं,
मुस्लिम भी मंत्री हैं, माइनॉरिटी के लिए स्पेशल मंत्रालय हैं, स्पेशल विभाग हैं, उसके बावजूद एमसीडी का इन सब के गठबंधन की वजह से जो जनता को ये पहुंच नहीं रही है बात। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 25 लाख करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के कब्जे में है आज की डेट में। 25 लाख करोड़ केवल दिल्ली के अंदर 3 लाख करोड़ की संपत्ति है। यदि उस पर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो 3 लाख करोड़ की में 30,000 करोड़ कम से कम 10% से लगाएं और 20% से लगाएं, 60,000 करोड़ रुपया हर साल इससे अर्न हो सकता है। यदि 60,000 करोड़ रुपए दिल्ली के मुसलमानों को मिल जाए तो मुसलमानों का स्तर भी कितना बढ़ जाएगा और देश का स्तर भी। लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग के चक्कर में वो प्रॉपर्टियां बेकार भी पड़ी हैं, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। कब्रों के नाम पे जगह ली जाती है, कब्रों को फिर उन कब्रों की बाद में उनको आले में शिफ्ट कर दिया जाता है, आले बना के, और उन जगह को बेच दिया जा रहा है। ऐसा पूरे देश में हो रहा है और बहुत झगड़े चल रहे हैं आपस में ही। ये बात नहीं है। अभी माइनॉरिटी कमीशन के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने खुद सवाल उठाया है। उसके बाद जो ये आपके विधायक आवाज आ रही है इससे कुछ नहीं आई इसमें। हाँ, तो 2011 में तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु भाई उत्तर प्रदेश तो काफी पॉपुलेटेड है। अच्छा सर, अपने स्तर पर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका चेहरा सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये भ्रष्टाचार की आवाज़ मैं आज से नहीं उठा रहा हूँ। मैं 25 साल की उम्र से बोर्ड में जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके लिए आप आगे क्या करेंगे? उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। उसके लिए सबसे पहले जो 45 सेक्शन 45-46 है वक्फ बोर्ड का, वो कहता है कि हर वक्फ बोर्ड का हर साल ऑडिट होना चाहिए, उसका हिसाब किताब सरकार के पास जमा होना चाहिए। तो मैं सरकार से और ये एक आंदोलन ये करूँगा कि जो भी हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, जो उसके कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं, उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति या तो सरकार ले या दूसरे लोगों को करे जो अंडरटेकिंग दें कि हम इसका हिसाब किताब करेंगे। अच्छा, जिन्होंने ऐसे वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है बेच दी है, उनके खिलाफ क्या मांग रख रहे हैं आप? उनके खिलाफ एफआईआर हो, एफआईआर की भी गई है, लेकिन उन पर कार्रवाई हो। तो ये पर्पज ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। वो सब रिसोर्सफुल हैं और वो मिल जाते हैं। तो इस मीडिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज है कि जन जन तक मुस्लिम समाज जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जमुना के किनारे जानवरों से भी बीती हुई जिंदगी, जानवर से ही बदतर जिंदगी जो जी रहा है, उन तक बात पहुँचे कि हम लोगों के पास इस हिंदुस्तान के अंदर इतनी संपत्ति हमारे पे है और उस संपत्ति का उपयोग हमारे भले के लिए नहीं हो पा रहा है, और जिससे उनमें जागृति आए। जब उनमें जागृति आएगी तो कोई कानून एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, वो ही उनका बहिष्कार कर देंगे कि भाई आओ अब हम आते हैं, हम संभालेंगे वक्फ बोर्ड, हम करेंगे अपनी कम्युनिटी का। कब तक मांगते रहेंगे सरकार से? सरकार भी नहीं सुनती। सरकार ने भी अपनी जेबें खाली करके दिखा दी हैं, हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धार्मिक संस्थानों के पास पैसा है, उनके पास संपत्ति है, उनको देश के विकास के लिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए आगे आना चाहिए। जिस तरह 1757 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे पहले डार्क एज थी। सारे जितने पादरी थे और जितना क्रिश्चियन थे वो कहते थे सब संपत्ति हमारी है, आप बस काम करो और आपको मरने के बाद हेवन मिलेगा। वही हाल यहाँ पे हो रहा है। तो आज उनका 1757 में आज भी अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप कोई विशाल ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे जिससे सरकार जागे और इस पर कुछ ना कुछ अपने स्तर पर सरकार संज्ञान ले? इसको पूरा देशव्यापी आंदोलन, हमारा रोजाना 200 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हैं, सिक्किम तक हैं, जिनके अंदर सारे अफसर जुड़े हुए हैं। हम इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं। हर जगह वॉलंटियर्स हैं। हम पहले सोशल मीडिया के थ्रू आंदोलन करेंगे, जब उसके बाद ज़मीन पे आंदोलन करेंगे, और ज़रूरत हुआ तो राजनीतिक पार्टी जो इन मुद्दों को लेगी उसको समर्थन करके हम इसको राजनीतिक मोड़ भी देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो खुद भी राजनीति में उतरेंगे। धन्यवाद।